हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है। और अगर आपको नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आती है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आपकी बुक से बाहर कुछ हो, कुछ भी, तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। बुक का कोई इशू है, नोटबुक कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, कोई वीडियो नहीं मिल रही, आप पीछे चल रहे हो टॉपिक से, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, बट कोशिश करिएगा ज्यादा लेट रात को आप ना करें। ओके। तो बात करते हैं अबाउट द सेकंड लॉ। मैंने इससे पहले आपको पहला लॉ पढ़ाया था, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके न्यूमेरिकल, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो सब हम कर चुके हैं। ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारा सेकंड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। ये तीनों इसी के नाम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ऑल आर द सेम थिंग। ओके। दिस लॉ वाज गिवन बाय J.L. प्राउस्ट, साइंटिस्ट था, इन 1799। ओके। वो पहले वाला लॉ जो था वो 1774 में दिया था, गिवन बाय एंटोनियो लेवियोजर, एंड दिस लॉ वाज गिवन इन 1799 बाय J.L. प्राउस्ट, या फिर आप इसको प्राउस्ट, इसका नाम भी मिल सकता है, जोसेफ प्राउस्ट भी मिल सकता है, जो भी नाम इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी समझाया था, लॉ से उनके साइंटिस्ट जिन्होंने उनको दिया था उनके नाम सिर्फ मैच करने भी आ जाते हैं। ओके। सो व्हाट ही हैव डन इज, उसने बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी किया और उसने एक बात जो है वो कंक्लूड की कि सेम कंपाउंड इन द प्योर स्टेट, have same elements in same ratio of their mass or weight। ठीक है। इसी चीज को आप दो तीन तरह से मतलब इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। पर बात सबकी वही निकल के आएगी बेटा। इसने बोला कि सेम कंपाउंड इन द प्योर स्टेट, आपके पास कोई कंपाउंड है जो प्योर स्टेट में है, अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो ये चीज लागू नहीं होती। जैसे अगर मेरे पास पानी है तो वो शुद्ध पानी हो 100%, अगर मेरे पास Ca2 है, सॉरी CaCO3 है तो वो 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो 100% प्योर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो अगर आपके पास कोई प्योर कंपाउंड है दैट हैव सेम एलिमेंट्स इन द सेम रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो उस प्योर सब्सटेंस में हमेशा एलिमेंट सेम होंगे और उन एलिमेंट्स के जुड़ने का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। इस सेम की जगह फिक्स भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो, डेफिनेट भी लिख सकते हो, तभी तो इसके कई नाम है। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड प्योर स्टेट में है तो वो हमेशा कुछ फिक्स एलिमेंट से मिलके बनेगा और उन फिक्स एलिमेंट का जो मास का रेशियो उन कंपाउंड में वो भी फिक्स मिलेगा। सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें और सिंपल करके समझाऊं, जब कोई कंपाउंड अपनी प्योर स्टेट में होगा तो वो जिन भी एलिमेंट से मिलके बनेगा वो एलिमेंट हमेशा फिक्स होंगे, बदलेंगे नहीं। ये नहीं है कि तुमने यहाँ प्योर पानी लिया तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बिकॉज द फॉर्मूला इज H2O, और तुमने जाके अमेरिका में प्योर वाटर लिया तो उसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन हो जाएंगे ना बेटा। अगर कोई कंपाउंड प्योर स्टेट में है तो उसमें हमेशा उसके एलिमेंट फिक्स होंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ किसी व्हीकल से निकल रही है उसके एग्जॉस्ट पाइप से, तो भी उसका फॉर्मूला CO2 है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, और वो मान लीजिए आप अंडमान निकोबार चले जाओ, वहां कोई व्हीकल के एग्जॉस्ट में से बाहर निकल रहा है, किसी चिमनी के धुआं में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, पौधे जो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं थ्रू रेस्पिरेशन, उन सब के अंदर फॉर्मूला CO2 ही होगा और कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा। ये नहीं है कि यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन ऑक्सीजन है और विदेश में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन है। नो, नॉट पॉसिबल। ओके। सो अगर कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसमें एलिमेंट हमेशा सेम होंगे, और सिर्फ एलिमेंट सेम होने से बात नहीं होगी, क्योंकि देखो मेरे पास कार्बन की दो ऑक्साइड होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स वन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें दो ऑक्सीजन है, दिस इज कार्बन, ये तो आप जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। अब ये दो
कंपाउंड है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। तुम कह दो मैडम कोई बात नहीं, दोनों कार्बन ऑक्सीजन ही तो नहीं बेटा, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर मतलब मॉलिक्यूल, और यहाँ पे दो है। तो ये नहीं, अगर कंपाउंड प्योर है तो वो हमेशा सेम एलिमेंट का मिलेगा, और उन एलिमेंट्स के जुड़ने का जो तरीका है बाय मास वो फिक्स होगा। यूं समझ लो कि इसमें हर एलिमेंट की जो मास परसेंटेज है, एलिमेंट की जो मास परसेंटेज है बेटा वो फिक्स मिलेगी आपको। जैसे मान लो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मैं 100 ग्राम लूं, तो 100 ग्राम 100% में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने सेकंड चैप्टर में कंसंट्रेशन पढ़ी ना। तो अगर 100 ग्राम के अंदर, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं है आपके लिए, मान लो कार्बन तो 50% हो, चलो 40 कर लो, और ऑक्सीजन जो हो वो 60% हो। अगर मेरे पास प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसमें कार्बन मान लो 40% और ऑक्सीजन 60% हो, तो जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें हमेशा कार्बन 40% और ऑक्सीजन 60% ही होगा। ठीक है, ये बदलेगा नहीं कभी भी। अगर तुम इसको चेक करो तो इसका रेशो इसके कभी बराबर नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये रेशो और ये रेशो सेम हो गए तो दोनों कंपाउंड ही सेम हो जाएंगे, जो कि नहीं है, बिकॉज फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट थी उसकी कि एक प्योर सब्सटेंस अपनी प्योर स्टेट के अंदर जब वो है तो वो सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा, और उन एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाने के दौरान जो मास का रेशो है, मास परसेंटेज है, जो वेट का रेशो है, वो क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डेफिनेट रहेगा। ओके ठीक है, चलिए अब इस चीज को ना एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास वाटर है, एक बच्चे ने वाटर लिया लेक से, एक बच्चे ने चलो लेक नहीं हो सकता है, पर इसमें ना क्योंकि इम्प्योरिटीज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो ले लो वैसे आप। एक लेक का वाटर लिया किसी ने, एक ने रिवर का वाटर लिया, एक ने टैप वाटर लिया, एक ने रेन वाटर लिया। ठीक है, एक बच्चे ने जो बॉटल का वाटर होता है मिनरल वाटर वो लिया। माना कि मैंने नहीं बोला कि प्योर है, बट ऑब्वियस सी बात है इम्प्योरिटीज के साथ पानी तो है ही। अब तुम सोच लो कि तुमने सैंपल लिए, पानी का सैंपल लिया, झील के पानी से, नदी से, नल के पानी से, बरसात के पानी से, जो बॉटल में बंद पानी आता है उसमें, और आपने इम्प्योरिटीज दूर कर ली उनमें, उनमें जो भी इम्प्योरिटीज थी ना पानी के साथ, आपने डिफरेंट केमिकल प्रोसेस करके उन इम्प्योरिटीज को दूर कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास इन सारे सैंपल में फिर सिर्फ वाटर है और कुछ नहीं, तो बेटा सबका फॉर्मूला H2O ही होगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो दो ही एलिमेंट से मिलके बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनके मास का रेशो फिक्स होगा। कैसे निकालोगे मास का रेशो, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का वजन 1, तो दो हाइड्रोजन का वजन 2, 2 रेशो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, बट इसका मास होता है 16। ठीक है, मैं आपको अभी नंबर करवा रही हूँ, फिर मैं आपको मास भी करवाऊंगी। तो इनका रेशो भाई, दोनों के वजन का रेशो क्या है, 2:16, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, उनका 2 हो गया, और एक ऑक्सीजन का 16। तुम इसको काट लो, तुम्हारा रेशो क्या है, 1:8। मतलब अगर तुम्हारे पास प्योर वाटर है, तुमने उसको लिया कहीं से भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से, वो जापान का पानी है कि वो किसी ग्लेशियर का पानी है कि वो अंटार्कटिका का पानी है, नल का है, नदी का है, झरने का है, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O होगा, और उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो हमेशा 1:8 होगा। उसने ये बोला, ये बदल नहीं सकता। अगर ये रेशो बदल गया ना तो मतलब तुम्हारा कंपाउंड पानी नहीं कुछ और है, सिंपल सी बात है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके एक कंपाउंड और बनाते हैं बेटा, H2O2, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। माना कि एलिमेंट इसमें भी वही दो हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इसके मास का रेशो ये नहीं मिलेगा। देखो चेक करके देखो, एक हाइड्रोजन का 1 तो दो हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो हाइड्रोजन का 32, सॉरी ऑक्सीजन का 32। इसको आप सॉल्व कर लो, दैट विल बी 1, 1 एंड 6। तो देखो यहाँ रेशो आया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:16, यहाँ आया रेशो आपका 1:8। इसका मतलब दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है,
चलिए और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपने अलग अलग रिएक्शन की लैब में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, और आप यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चेक करना चाहते हो, ठीक है। एक बच्चे ने ये रिएक्शन की, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। एक बच्चे ने कार्बन मोनोऑक्साइड को आधा मॉलिक्यूल दिया ऑक्सीजन का, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। एक बच्चे ने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, उससे CaO और CO2 बनाया। एक बच्चे ने ये इक्वेशन यूज की, NaHCO3, इसको हीट किया और इससे बनाया Na2CO3 H2O एंड CO2। और भी इक्वेशंस हो सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एक ये यूज कर सकते हो तो Na2CO3 plus HCl gets converted into ठीक है। तो ये हमारी टोटल 5 रिएक्शन होगी जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ठीक है। एक मान लो चूल्हे की में लकड़ी जला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। हम सांस जो छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। किसी गाड़ी के जैसे बाइक के साइलेंसर एग्जॉस्ट पाइप में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो मतलब आप अलग अलग सैंपल कलेक्ट कर लो कार्बन डाइऑक्साइड के, माना कि वो प्योर नहीं होंगे, आप तरीके यूज करो और उनको प्योर करो, ठीक है। तो इस इक्वेशन से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, यहाँ और यहाँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, आप इनको मत चूज करो, आप अपने सिर्फ CO2 के ऊपर ध्यान दो। तो जब आपने 5 अलग अलग रिएक्शन या फिर जैसे चिमनी से, चूल्हे से, अलग अलग सैंपल से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया और उसको स्टडी किया, तो बेटा सबका फॉर्मूला CO2 ही था, ठीक है। और इनके मास का रेशो हर केस में सेम था। अब मास का रेशो क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास होता है 12, तो मैंने लिखा 12। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया, दैट इज 32, ठीक है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 3:8, सिंप्लीफाई किया, नहीं तो 12:32 भी रख लो, नो प्रॉब्लम। तो इन पांचों केस में जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई सबका फॉर्मूला वही है CO2 और सबके मास का रेशो 3:8 ही, ओके। अगर देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड और भी बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर उसका रेशो 3:8 नहीं होगा। जैसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशो निकालूं तो इट इज 12:16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का तो 16 ही होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो है वो 3:4 है, जबकि यहाँ पे कितना है 3:8। मतलब अगर एलिमेंट्स के मास का रेशो अलग है तो कंपाउंड सेम नहीं, कंपाउंड अलग अलग है। एक ही कंपाउंड के एलिमेंट्स के मास का रेशो हमेशा क्या मिलेगा, सेम, इफ इट इज प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट। अगर इम्प्योरिटीज है तो फिर फर्क पड़ सकता है, ओके। चलिए नाउ द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब एक एक्सपेरिमेंट करके इस बात को प्रूव करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं ना वो ठीक है। किसी के बोलने भर से यकीन थोड़ी ना कर लेते हैं बेटा, आप कुछ जाके बोल दो कि ऐसा होता है तो सबसे पहले तुमसे प्रूफ मांगा जाता है कि प्रूफ करके दिखाओ ऐसा है, ऑब्जेक्शन उठने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से हम इस चीज को प्रूफ करेंगे, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको 3 अलग अलग तरीकों से कॉपर की ऑक्साइड बनानी है, ठीक है। जो अभी कंपाउंड मैंने आपको लिखा है, आई थिंक आपको नाम पता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaHCO3 होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। आगे जो पढ़ोगे ना 3rd चैप्टर तो उसमें सारे कंपाउंड आएंगे आपके, ओके। चलिए तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आपको, यू हैव टू प्रिपेयर CuO, इसको हम कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, इट इज नोन एज क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। आप 3 अलग अलग तरीके के रिएक्शन यूज करके इसको बनाओ। जैसे पहली रिएक्शन में ये यूज कर सकती हूँ, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, Ca नहीं है, कैल्शियम होता है Cu कॉपर, कॉपर कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड और CO2। एक इस तरीके से आप CuO बना सकते हैं। एक ये तरीका है, अगर मैं कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस इसको हीट करूं तो इट विल कन्वर्ट इनटू CuO NO2 एंड ऑक्सीजन। इस तरीके से भी मैंने कॉपर की ऑक्साइड बना ली, दैट इज CuO। एक सीधा बना सकती हूँ,
अगर मैं कॉपर को बहुत ज्यादा देर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूं, ट्राइंगल इज फॉर हीट, ट्राइंगल सिंबल होता है हीट का, ठीक है। कॉपर को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा देर गर्म करूं तो भी बेटा क्या बन जाएगा, CuO। तो मैंने 3 अलग अलग रिएक्शन ली और तीनों से Cu बना लिया। और देखो वैसे तो ये प्योर है, बट अगर आपको लगता है कि बाय एनी रीजन आपका जो Cu बना है वो इम्प्योरिटी कैरी कर रहा है, तो बेटा उसको प्योर कर लो, ठीक है। और क्या करो, इन तीनों अलग अलग सैंपल से बराबर बराबर वजन ले लो कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है, बराबर वजन लेना है। मान लो जैसे इसका 2 ग्राम, इसका 2 ग्राम, इसका भी 2 ग्राम ले लिया, इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम और इसका भी 1 ग्राम। जैसे मैंने 3 सैंपल लिए, इसको मैंने A का नाम दिया, ये मेरा B सैंपल है और ये मेरा C सैंपल है, और मैंने सबका 1-1 ग्राम ले लिया। वजन बराबर होना चाहिए, 1 ग्राम कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आपको ये बात प्रूव करनी है कि तीनों केस में जो मेरी क्यूप्रिक ऑक्साइड बनी है वो तीनों फॉर्मूला सेम रख रहे हैं, CuO, और उन तीनों में कॉपर और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो सेम है। मैंने तो लिख दिया रिएक्शन में CuO है, बट तुम्हें तो पता नहीं है ना, क्योंकि कॉपर की एक दूसरी ऑक्साइड भी होती है बेटा, Cu2O। मुझे ये प्रूव करना है कि ये तीनों ऑक्साइड सेम है और इनके अंदर जो मास का रेशियो है वो क्या है बेटा, सेम है। अब आपको क्या करना है कि आप इन तीनों ऑक्साइड के ऊपर से जो स्टीम है ना वो पास करिए, ठीक है। यू कैन 1 सेकेंड, बट हाइड्रोजन, हाँ आप इसमें एक रिएक्शन का सहारा ले लो। जो आपने कॉपर ऑक्साइड ली है, आप उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस जो है ना वो पास करेंगे। तो CO के ऊपर से जब H2 पास होगी बेटा, ये कॉपर और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3 सैंपल मेरे पास है, मैं एक का करके बता देती हूँ। आपने बड़ी सी ट्यूब ली और उसमें बराबर साइज की 3 कटोरियां ले ली मान लीजिए, और उसमें बराबर बराबर वजन का 1-1 ग्राम सैंपल रख दिया आपने। यहाँ A सैंपल है, यहाँ B है और यहाँ C है, और इधर से आपने हाइड्रोजन गैस ली। अब हाइड्रोजन गैस बेटा जैसे इनके साथ रिएक्शन करेगी ना, मैं एक रिएक्शन ऊपर लिख देती हूँ। होता क्या है कि CuO के साथ जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो वो कॉपर को तो बाहर कर देती है और वाटर बना लेती है, पर क्योंकि रिएक्शन में काफी गर्मी है तो जो पानी बाहर निकलता है वो भाप की फॉर्म में निकलता है। तो यहां से ना स्टीम बाहर निकलेगी, H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम बाहर निकलेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन इन तीनों सैंपल्स के कांटेक्ट में आएगी, अब यहाँ पे 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड नहीं है, अब यहाँ कॉपर बचेगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक, जबकि रिएक्शन करने के बाद जब ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। देखा है आप सबने तांबा, देखा ना, थोड़ा लाल लाल सा होता है भाई। ब्लैक और उस कलर में तो दिन रात का फर्क होता है, ठीक है। तो जब आप 1-1 ग्राम सैंपल तीनों रिएक्शन में से निकले हुए CuO का लेंगे, उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को गुजारेंगे तो ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करते ये ब्लैक कलर का कंपाउंड रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है, और इधर से भाप निकल जाएगी H2। अब आपको क्या करना है कि ये तीनों सैंपल उठाओ, ठीक है, और तीनों सैंपल में ये पता करो कि ये जो कॉपर है ना ये कितने ग्राम बना, ठीक है। भाई तुमने 1-1 ग्राम सबका लिया था, मान लो, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है बेटा, कि तुमने नोटिस किया कि A, B और C जो 3 सैंपल हैं, ओके, सो मान लीजिए कि A सैंपल के अंदर जो है वो 0.3 ग्राम जो है कॉपर बना। जैसे आप ज्यादा बड़ा अमाउंट लोगे ना तो आपके पास कॉपर अच्छा खासा मेजरेबल अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉपर बचा है, आप तब तक रिएक्शन को करते रहिए जब तक सारा मिक्सचर बिल्कुल रेडिश ब्राउन ना हो जाए, ब्लैक कलर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट A सैंपल को उठाया और उसका वजन चेक किया, क्योंकि इसमें से अब ऑक्सीजन तो जा चुका बेटा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन तो कौन लेके चला गया, हाइड्रोजन, ये तो भाप की फॉर्म में चला गया बाहर, नीचे तो सिर्फ कॉपर बचा, तो वजन तो कम ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारा 1 ग्राम तो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों का वजन था मिला के। अब इसमें से ऑक्सीजन गया तो कॉपर का वजन तो कम ही होगा। तो मैंने देखा A में जो कॉपर का वजन है वो 0.3 ग्राम है, तो B में भी कॉपर का वजन 0.3 ग्राम ही मिलेगा और C में भी 0.3 ग्राम ही मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इतना तो तुम मेजर करने में भी गलती कर सकते हो हल्की सी तो, पर अप्रोक्सीमेटली तीनों का वजन आपको सेम ही मिलेगा। अब इससे हमने क्या बात कंक्लूड की इस चीज से, मैंने लिखा रिएक्शन में कि ये तीनों फॉर्मूले Cu हैं, बट हमें तो पता नहीं चला। अब हमें पता चलेगा कि मेरे पास 3 सैंपल हैं A, B और C, और इतना तो मेरे को पता है कि इन तीनों सैंपल के अंदर जो कंपाउंड है ना वो कॉपर और ऑक्सीजन से मिलके बना है,
भाई कॉपर और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है, फॉर्मूला नहीं पता क्या है, ठीक है। हो सकता है किसी कंपाउंड में फॉर्मूला Cu2O हो, किसी कंपाउंड में Cu2O3 हो, किसी में Cu2O5 हो। भाई दो एलिमेंट तो मिलके कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि वो Cu ही है तीनों केस में। अब मैंने देखा कि जब मैंने 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया, मतलब 1 ग्राम कॉपर और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड लिया, कॉपर सॉरी, यहाँ भी 1 ग्राम कॉपर और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड था, यहाँ भी 1 ग्राम कॉपर और ऑक्सीजन का कंपाउंड था, और इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे जब मैंने ऑक्सीजन को बाहर किया तो कॉपर बचा 0.3 ग्राम, यहाँ पे भी कॉपर बचा 0.3 ग्राम, और यहाँ पे भी कॉपर बचा 0.3 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ कॉपर। तो ऑटोमेटिकली 0.7 ग्राम ऑक्सीजन थी, तभी तो टोटल 1 था। तो इसमें 0.73 ग्राम क्या थी, ऑक्सीजन, सॉरी 0.7, इस पे भी 0.7 ग्राम क्या थी, ऑक्सीजन, और इसमें भी 0.7 ग्राम क्या थी, ऑक्सीजन। अब मैं इनके मास का रेशो निकालूं हर केस के अंदर, तीनों केस में। ठीक है, अब अगर इस केस में मैं ये निकालूं, मुझे फॉर्मूला नहीं पता क्या है, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालूं तो इट इज 0.3 रेशियो 0.7, चलो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:7, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:7। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला, ये चीज पॉइंट में आती है, 0.3 और 7 नहीं आती, 0.243 समथिंग, फिर उसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं, तो मैंने सिंपल करके बताया आपको, ओके। और यही चीज तो मैं आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुकी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, कि एक ही कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट्स के मास का रेशियो सेम होता है। अगर कंपाउंड अलग अलग है तो एलिमेंट फिर भी सेम हो सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में थे, वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड में थे, बट उनके मास का रेशियो सेम नहीं मिलेगा। यहाँ एलिमेंट भी सेम है तीनों सैंपल में, कॉपर एंड ऑक्सीजन, और तीनों के अंदर जो मास का रेशियो निकल के आया वो भी सेम है। तो इट ऑल प्रूव्स दैट कि आपके पास जो कंपाउंड है वो तीनों सैंपल्स में सेम है, वो अलग अलग नहीं है। तो मतलब आपने कहीं से भी बनाया हो CuO, किसी भी तरीका यूज किया हो, उसका फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहा CuO, और उसमें एलिमेंट के जो मास का रेशियो है वो भी क्या रहा बेटा, फिक्स रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम इस लॉ की लिमिटेशन पढ़ते हैं, मतलब ये लॉ कुछ एक कंडीशन में काम नहीं भी करता, आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते इसके ऊपर हमेशा। नाउ लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, कमियां। ठीक है, एक तो ये वहां काम नहीं करता जहां आइसोटॉप्स आ जाते हैं, ठीक है। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा, आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट हैं दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास अलग अलग हो, जैसे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका मास 12 है, पर एक कार्बन का एटम ऐसा भी होता है जिसका मास 6 और वजन 14 होता है, ठीक है। इसी तरह एक ऑक्सीजन का एटम ऐसा होता है जिसका एटॉमिक नंबर 8 और मास 16 होता है। एक ऑक्सीजन का एटम ऐसा भी होता है जिसका नंबर तो 8 ही है पर उसका वजन 18 होता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनका मास अलग अलग हो, उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। और अगर कोई एलिमेंट आइसोटॉप बना रहा है तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। कैसे, देखिए, मान लो मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है ये, जिसमें कार्बन ये वाला है 6 और 12 वाला, तो यहाँ पे रेशो क्या हुआ, 12:32, 3:8। अब दूसरा जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके अंदर जो कार्बन का एटम है वो ये वाला है, तो अब मैं मास 12 नहीं लूंगी, कितना लूंगी बेटा, 14। तो अब आप रेशो निकालो 14:32 का। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम आएंगे, नहीं आएंगे। अब तो तुम्हारा लॉ गलत हो गया भाई, ऊपर वाला भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये ले लूं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, पर मास का रेशो क्या है, अलग अलग होगा ही, क्योंकि तुमने दोनों जो कार्बन ली है वो आइसोटॉप्स हैं जिनका मास क्या है बेटा, अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लो मैं वाटर लूं H2, इसमें जो ऑक्सीजन है वो 16 वाला है, तो रेशो क्या है, 2:16। दूसरा H2O का सैंपल है, उसमें ऑक्सीजन 18 वाला है, तो उसमें रेशो क्या है, 2:18। तो दोनों का रेशो क्या आएगा, अलग अलग। तो अगर तुम्हारा एलिमेंट आइसोटॉप है तो फिर रेशो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आइसोटॉप्स वगैरह, आइसोबार, ये सब आपको पढ़ने भी आगे चैप्टर में, मैंने तो अभी थोड़ा सा समझाया है,
ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि ये लिमिटेशन जो है वो कैसी है। ठीक है, एक और बात, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि सेम एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन करते हैं बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट, ये चीज भी देखने को मिली है कि वही 2 3 4 5 एलिमेंट उसी मास के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं पर दोनों कंपाउंड अलग अलग है, सेम नहीं है। जैसे कॉपर ऑक्साइड के केस में हमने जज किया कि तीनों सैंपल में मास बराबर है, दोनों एलिमेंट्स का एलिमेंट सेम है तो भाई तीनों कंपाउंड सेम है। ये चीज हर बार एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? जैसे एक कंपाउंड होता है C2H5OH जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं, और एक कंपाउंड ये होता है CH3OCH3 जिसे हम डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं, डाई मिथाइल ईथर। ये दो कंपाउंड है, अगर आप चेक करो ना दोनों अलग अलग है, बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ मैच नहीं करता इनका। इनके अंदर एलिमेंट वही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर मैं टोटल काउंट करूं 2 कार्बन 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6, 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो अगर मुझे इनके मास का रेशियो निकालना पड़े तो मैं इस फॉर्मूले को यूं लिख सकती हूँ ना, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। तो मास का रेशियो क्या होगा, एक कार्बन का 12 तो 2 का 24, एक हाइड्रोजन का 6 तो 6 का 6 और एक ऑक्सीजन का 16। आप इसको सिंपल कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इधर भी वही होगा 24:6:16। अब देखो दो कंपाउंड अलग अलग, दोनों के अंदर एलिमेंट सेम, एलिमेंट के मास का रेशियो सेम बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे तो आपका रेशियो मतलब तुम्हारी तो ऑब्जर्वेशन ही गलत होगी। तुम इनको आंख बंद करके बोल ही नहीं सकते दोनों कंपाउंड सेम है। अगर एलिमेंट भी सेम, मास का रेशियो भी सेम तो कंपाउंड भी सेम। नहीं बेटा, हर बार ऐसा जरूरी भी नहीं होता। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि इनमें टाइम लगेगा मेरे को समझाने में, फिर 1 2 मैं आपको करने के लिए दूंगी। तो अभी जो हमने अपने एटॉमिक नंबर स्टार्ट कर रखे हैं उस टेबल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, चल पहले मैं आपको मास भी लिखवा देती हूँ 10 तक की। ओके, सो अब मैं सिर्फ सिंबल लिखूंगी। तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये है एटॉमिक नंबर बेटा, दिस इज एटॉमिक नंबर। यहां हो जाएगा सिंबल और यहां हो जाएगा एटॉमिक मास। पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मास भी एक ही होता है। हीलियम मास 4, लिथियम 7, 4 इज फॉर बेरिलियम, बेरिलियम 9, बोरोन 11, 6 पे आ जाएगा आपका कार्बन 12, 7 पे नाइट्रोजन 14। देखो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है बेटा, क्योंकि जैसे मान लो बोरोन के बाद में बात करूं 10.9 को मैं 11 लिख सकती हूँ, तो हमने राउंड फिगर में करके लिख रखे हैं। आपको एग्जाम में राउंड फिगर ही यूज करना पड़ता है, एकदम एग्जैक्ट इतने नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 नहीं होता, 1.008 है तो उसको मैं 1 लिख सकती हूँ। ओके, जैसे ऑक्सीजन का जब हम पढ़ेंगे तो 16 नहीं 15.69 समथिंग कुछ ऐसा होता है। ओके, नाउ 8 किसका है, ऑक्सीजन का, और इसका मास एटॉमिक मास 16। 9 है फ्लोरीन का, इसका 19, नियोन का है 20, सोडियम 11। अब 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का, शायद यहां तक ही लिखवाए थे तो अब मैं इनका नाम भी खोल के लिख देती हूँ। सोडियम बोल लेंगे, सोडियम सिंबल Na है। ठीक है, और मास है 23, Mg। मैग्नीशियम मास 24, पहला अल्फाबेट कैपिटल दूसरा स्मॉल। ठीक है, Al एल्यूमिनियम, और मास है 27। 14 S बड़ा I छोटा, सिलिकॉन, मास है 28। 15 कैपिटल P फॉस्फोरस। ठीक है, एंड द एटॉमिक मास इज 31। याद रखना एटॉमिक मास या तो एटॉमिक नंबर से दुगना होगा या दुगने से ज्यादा होगा, कभी भी एटॉमिक नंबर से के दुगने से कम नहीं हो सकता, नेवर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एक्सेप्शन है बेटा जिसका नंबर ऑफ मास सेम है। हीलियम 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 में एक ज्यादा 7, 4 दूनी 8 उससे ज्यादा 9, 5 दूनी 10 उससे ज्यादा 11, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14,
8 दूनी 16, 9 दूनी 18, एक ज्यादा, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, एक ज्यादा, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, एक ज्यादा, 14 दूनी 28 और 15 दूनी 30 और एक ज्यादा। तो एटॉमिक नंबर से हमेशा एटॉमिक मास या तो दुगना मिलेगा या दुगने से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना याद कर लेना, आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस ब्लॉग। ओके बेटा।